हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट पल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सीमेंट के एग्ज़ाम में अब बस केवल 2 दिन बचे हुए हैं। तो उसी सीरीज में हम पार्ट 3 आज लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को और डिस्कस करते हैं। सो मूविंग अहेड, ये हमारे GDPI के कोर्सेज हैं। आप देख सकते हो कि 1:1 मॉक इंटरव्यू के कोर्सेज का प्राइस है 299। एडवांस CV क्यूरेशन के हैं 499। और कंप्लीट इंटरव्यू का आपको प्रिपरेशन करना है तो आप 1999 वाला कोर्स ले सकते हो। और ये है वेटेज है, सीमेट में जो क्वांट का वेटेज है उसका है अर्थमेटिक का 5 to 6 क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं। DI का 4 to 5 क्वेश्चन जो कि हर साल ही DI से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये दोनों ही पोर्शन तैयार करके जाते हो तो आप हाफ मतलब 50% जो है आपका यहीं से हो जा रहा है। फिर नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन और अलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम का अभी लास्ट के 2 दिन में आपको क्या करना है, आप फार्मूले सारे फिर से रिवाइज कर लो। आप अर्थमेटिक के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से रिवीजन कर लो। DI के कुछ सेट्स सॉल्व करके चले जाओ। और अलजेब्रा के जो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन में भी बहुत सारे फार्मूलेस होते हैं, अगर आप फार्मूले भी याद करके जाओगे तो सीमेट में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो लास्ट के 1-2 दिन में अब नए कॉन्सेप्ट पढ़ने से अच्छा है कि जो आपने पुराने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको फिर से हॉर्न करिए और फार्मूलेस को बहुत ही अच्छे से याद कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम फार्मूलेस भूल जाते हैं या फार्मूलों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेयर का फार्मूला क्या था, 4/3 था कि 1/3 था। तो ऐसे हो जाता है कन्फ्यूज़न, तो उनको बार बार प्रैक्टिस कर लो फार्मूलेस की। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 2025 का, हम लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन है, अमित कैन डू 50% मोर वर्क देन भूषण। अमित जो है भूषण से 50% ज़्यादा काम कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ अमित और भूषण, अगर मैं कहूँ अमित का और भूषण का करूँ, तो अमित भूषण से 50% ज़्यादा काम कर रहा है। तो काम अगर 50% ज़्यादा कर रहा है मतलब इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी 50%। अगर अमित की भूषण की इफ़िशियंसी 2 है तो अमित की इफ़िशियंसी कितनी होगी 3, क्योंकि 50% ज़्यादा है। और कह रहा भूषण एलॉन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर। जो भूषण है किसी काम को वो 30 घंटे में कर ले रहा है। तो अगर इफिशियंसी 3:2 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 2:3। इसका अपोज, इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर इफिशियंसी 3:2 थी तो टाइम क्या होगा 2:3 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि भूषण जो है उस काम को करने में 30 घंटे लगा रहे हैं। तो भूषण 30 घंटे लगा रहा है तो मतलब 3 की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमित जो है किसी काम को 20 आवर में कर रहा है, भूषण उसी काम को 30 आवर में कर रहा है। ये अमित हो गया, ये भूषण हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया कितना हो गया 60। इफिशियंसी कितनी आ गई, ये 3 और ये 2। अमित और भूषण की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 और 2। क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण स्टार्ट वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 आवर। भूषण ने काम करना स्टार्ट किया और 12 घंटे तक वो काम करते रहा। अगर 12 घंटे तक काम किया 2 की एफिशिएंसी के साथ तो कितना काम कर लिया 24। और बचा कितना है 60 टोटल काम करना था, 24 तो भूषण ने कर लिया, बचा कितना है 36। अभी 36 वर्क बचा हुआ है और 36 वर्क अब दोनों मिलके कर रहे हैं। कौन, अमित और भूषण। अमित की इफिशियंसी कितनी है 3 और भूषण की कितनी है 2। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी और टोटल हमारे पास वर्क कितना है 36। और 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 से 1 जा 35 और 5 2 जा 10। तो 7.2 आवर इन दोनों को लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। तो हमारा 7.2 का मतलब कितना हो गया, आंसर डी हो जाएगा। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था। ये तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2025 का ही है, सीमेट का। ये शायद सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अगर पहले लेंथ था 4 तो अभी 25% बढ़ा, कितना बढ़ा है 1, तो कितना हो गया बढ़ के 5। अगली लाइन कह रही है कि व्हाट पर्सन शुड इट ब्रीथ
बी डिक्रीज सो दैट द मेंटेन द एरिया। एरिया होता है क्या रेक्टेंगल का? एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये हमारा क्या है? लेंथ है। हमें क्या निकालना है? विड्थ। विड्थ हमें क्या रखें कि ताकि हमारा एरिया क्या रहे? बराबर रहे। तो सब सिंपल सी बात क्या है, अगर हमने पहले अगर ये 5 था इसको 4 कर दें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 20। तो एरिया क्या रहा? बराबर रहा। अगर पहले हमारा विड्थ कितना था? 5, अब कितना हो गया? 4। तो 5 से 4 हुआ, कितना कम हुआ? 1। कितने पे? 5 पे। 1/5 कितना होता है? 20%। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ज्योमेट्री का। अगर कह रहा है कि रेक्टेंगल का लेंथ अगर हम 25% बढ़ा दें, अगर हमें एरिया सेम रखना है तो विड्थ को हमें कितना कम करना पड़ेगा? 20%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 136 एंड इनकर 15% लॉस। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब है 3 इंटू 5%, और 5% क्या होता है? 1/20। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20। अगर पहले उस सामान 20 रुपये का था तो उसको कितने का लॉस हो रहा है? 3 रुपीज़। तो वो 3 रुपये का लॉस हो तो कितने का हो गया? 17 का। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर पहले उस सामान का प्राइस 20 रुपये था तो 3 रुपये का लॉस हुआ तो कितना हो गया? 17 रुपये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पर्सन सोल्ड द आर्टिकल फॉर 136। अब कह रहा है उस आदमी ने उस आर्टिकल को 136 रुपये में बेचा। तो 17 की वैल्यू कितनी हो गई? 136। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था? 160 रुपीज़। उसका ओरिजिनल प्राइस था 160 रुपीज़। आगे कह रहा है हैड ही सोल्ड इट फॉर एक्स रुपीज़। कह रहा है अगर वो इस आर्टिकल को एक्स रुपीज़ में सोल्ड किया होता ही वुड हैव ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कह रहा उसको 20% का क्या होता? प्रॉफिट होता। अगर उसको 20% का प्रॉफिट होता, मान लो पहला प्राइस 20 रुपये था तो 20% 15% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया? 20 से 23 रुपये। और 20 की वैल्यू हमें पता है कितना है? 160। और 1 की वैल्यू कितनी थी? 8। तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 184। तो x की वैल्यू तो यही तो थी 23। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 184। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें x की वैल्यू कौन सा करेक्ट है? तो देखो ऑप्शन बी जो है, x की वैल्यू का जो रेंज दिया हुआ है 180 टू 190 दे रखा है, और हमारी x की वैल्यू आई कितनी है? 184। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था प्रॉफिट और लॉस का, जो सीमेंट के आई थिंक ये भी सेकंड शिफ्ट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो हमें इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। कल भी इसी टाइप के क्वेश्चन को हम एक सीरीज लेके आएंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन सीमेंट में पिछले 3, 4, 5 सालों से पूछा जा रहा है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 60% मेल एंड 40% फीमेल है। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं। तो 60% लड़के हैं तो मेल का मैंने मान लिया 60 है, और वीमेन को हमने मान लिया कितना होंगे? 40। आगे कह रहा है कि 70% मेन और 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड एंटर द फाइनल टेस्ट। वो पहला लेवल का जो टेस्ट था प्री टेस्ट, 70% आदमी और 75% औरतों ने क्लियर कर लिया। अब 60 का 70% कितना होगा? 42। और 40 का 75% कितना हो जाएगा? 75% का मतलब क्या? 3/4। और 40 का अगर 3/4 करेंगे कितना हो जाएगा? 30। 40 का 3/4 कितना होगा? 30। आगे कह रहा है कि वेयर 80% मैन एंड 70% वीमेन वर सक्सेसफुल। जहाँ पे 80% मैन और 70% वीमेन क्या हो रहे हैं? सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मतलब 42 का हमें 80% निकालना है। और 80% क्या होता है? 4/5 होता है। 80% कितना होता है? 4/5। तो 42 का 4/5 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 से इससे कट करते हैं, 8.4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 33.6। तो ये हो गया अप्रोक्स 33.6 जो है मैन जो है सक्सेसफुल हुए हैं, और वेमेन कितनी हुई हैं? 70%। तो 30 का 70% कितना हो जाएगा? 21। तो 21 वेमेन सक्सेसफुल हुई हैं। तो मैन हुए हैं 33.6 और वेमेन हुए हैं 21।
तो ऑप्शन क्या कह रहा है, द सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर वीमेन, वीमेन का सक्सेस रेट हायर रहेगा। वीमेन तो 21 ही सक्सेसफुल हुई है, मैन कितना हुए हैं 33, तो मतलब वीमेन का सक्सेस रेट हाई नहीं है, तो मतलब हमारा जो ए है ऑप्शन वो गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है कि मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वीमेन, तो हाँ ज़्यादा मैन ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, अप्रॉक्स 34 आदमियों ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है और वीमेन में 21, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर द मैन, बिल्कुल सक्सेस रेट क्या है, हायर है, क्योंकि 33.3 मैन जो है क्लियर किया एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, क्या ओवरऑल सक्सेस रेट 50% से नीचे है क्या, तो देखो 33.3 जो है मैन और 21 क्या है विमेन क्लियर किए एग्जाम, तो टोटल मिला के कितना किए हैं 54.6, जो कि 50% से क्या है ज़्यादा है, तो मतलब ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप देख सकते, कुछ करना नहीं था, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको परसों भी देखने को मिलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, सर्कमफ्रेंस का रेशियो, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, 2πr। अच्छा ये बताओ इसमें से कांस्टेंट क्या है, आप कहोगे 2π कांस्टेंट, तो मतलब अगर रेशियो दे रखा है तो कांस्टेंट वाले टर्म को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, r1 रेशियो r2 कितना दे रखा है 3:4, एंड रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 9:16 है। ये क्वेश्चन पूछा क्या करेक्ट है, तो अगर एरिया क्या होता है सर्कल का, आप बोलोगे πr², और पाई क्या है कांस्टेंट है, तो एरिया किसके प्रोपोर्शन होगा, r² के, तो ये क्या है r है, इसका स्क्वायर कर दो, इनका स्क्वायर करोगे कितना 3×3 = 9 और 4×4 = 16, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया के रेशियो हो जाएगा 9:16, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल, ये न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है πr², ये इक्वल है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r = क्या हो गया r², तो r = क्या हो गया 2, r की वैल्यू क्या आ गई 2, तो पूछा डायमीटर इज इक्वल टू 4, हाँ रेडियस क्या है, अगर 2 है तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2r का मतलब कितना है 4, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट क्या है और करेक्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रमेश परचेज 2 मोबाइल फ़ोन फ्रॉम अ शॉप, रमेश क्या कह रहा है, 2 मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है एक शॉप से, ही सोल्ड द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन एट द प्राइस ऑफ 18,750, तो पहले को कितने में, एसपी कितना है पहले का, आप बोलोगे 18,750, ठीक है। सेकेंड फ़ोन का एसपी कितना है 14,250, एसपी ऑफ सेकेंड फ़ोन क्या है, इतना है। कह रहा है इफ़ द प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट फ़ोन इज़ 5 टाइम ऑफ द लॉस परसेंट ऑन द सेकेंड फ़ोन, अगर सेकेंड फ़ोन पे जो लॉस हो रहा है, मान लिया कि x हो रहा है, तो फर्स्ट फ़ोन पे प्रॉफिट कितना होगा 5x, क्योंकि 5 टाइम्स है लॉस का सेकेंड फ़ोन का। आगे कह रहा है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट मेड बाय द रमेश, कि दोनों फ़ोन को जब बेचा उसने तो कितना उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। और एक और चीज़ दे रखा है गिवन दैट द परचेज बोथ एट द सेम कॉस्ट प्राइस, दोनों फ़ोन का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, मतलब सीपी दोनों का क्या है, सेम है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, मान लिया कि हमारा सीपी क्या है डी है, सीपी हमने मान लिया डी है, अगर सीपी डी है और दूसरे फ़ोन पे हमें लॉस हुआ है, तो हमें क्या हुआ लॉस परसेंट क्या हो गया डी माइनस 14,250 बाय डी इज इक्वल टू, हमें दूसरे फ़ोन पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो जाएगा 18,750 माइनस डी बाय डी, यही होगा। बट ये क्या है लॉस परसेंट है और ये क्या है प्रॉफिट परसेंट है, तो ये क्या हुआ ये 5 टाइम्स है इसका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डी से ये डी कैंसिल हो गया,
अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया 5D माइनस 14250 इंटू 5 इज इक्वल टू 18750 माइनस डी। अब डी वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं, अगर ये डी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6D इज इक्वल टू 18750 प्लस 14250 इंटू 5। अब इसको 6 को क्या करो, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 6 को किया 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा कितना हो गया 13, प्लस इसको 6 से किया तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30 इंटू ये 5 हो गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब डी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या आ रही है डी की वैल्यू, तो इसको ऐड करना है, डी इज इक्वल टू 3125 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 प्लस 1500 10,000 सॉरी 10,000 प्लस 1500 2000 इंटू 5 कितना हो गया 10,000 प्लस 300 इंटू 5 कितना हो गया 1500 और 70 इंटू 5 कितना हो गया 350 और 5 5 जो 25। अब इसको ऐड कर लिखिए 5 5 2 7 5 3 8 1 1, ये हो गया हमारे पास 11,875 और प्लस 3125 को ऐड करें कितना हो गया 5 5 0 0 1 8 और 9 0 1 3 4 एंड 1 5 1। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 15,000 आ गई। हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 15,000 आ गई। तो हमारा मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 15,000। एक फ़ोन का कॉस्ट प्राइस कितना है 15,000, तो दोनों फ़ोन को अगर हम कॉस्ट प्राइस करेंगे कितना हो जाएगा 2D, तो दोनों फ़ोन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 30,000, 30,000 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब दोनों फ़ोन को कितने बेचा था, पहले को 18,750 में, दूसरे को 14,250 में, तो टोटल कितना हो गया 18,750 में 250 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 19,000 और प्लस यहाँ पे 14,000 बचा हुआ है, तो 19 और 14 कितना हो जाएगा 33,000। हमारा फ़ोन था 30,000 का, हमने बेचा 33,000 में, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3,000 का, और 3,000 का किस पे हो रहा है 30,000 पे, और 3,000 का अगर 30,000 प्रॉफिट हो तो टोटल हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 10% का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सॉल्व करने में इसको आपको 30 to 60 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये डुएबल नहीं था, ये करने लायक क्वेश्चन था। ये आपके प्रीवियस ईयर 2025 में पूछा हुआ था, ठीक है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डुएबल था, कोई ऐसा नहीं था, कैलकुलेशन ही बहुत आसान था। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे ऑफ 4 डिफरेंट पर्सन विल फॉल एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ। तो कह रहा है 4 डिफरेंट लोगों का जो बर्थडे है वो 2 डिफरेंट कैलेंडर मंथ में पड़ना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वे क्या है, टोटल वेज क्या है, टोटल वेज क्या है उनके बर्थडे का। तो मैं अगर उनको 2 में ना पढ़ना तो आप बोलोगे 12 महीने होते हैं और 4 को हमें निकालना 4 मंथ का, तो 12C4 कर सकते हैं, या तो हम 12 की पावर 4 कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया, तो हमें टोटल वेज कितना हो गया 12C4 हो गया, ठीक, ओके। हमने यहाँ पे लिख दिया दूसरा, ये टोटल वेज हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर ले। दूसरा इक्वेशन करते हैं, हमें कह रहा है कि 4 डिफरेंट जो पीपल हैं इनका केवल 2 मंथ, कैलेंडर के 2 मंथ ही पढ़ना चाहिए, मतलब हमें ऐसे केवल 2 मंथ ही हमें लेना है, कैलेंडर में सारे मंथ नहीं लेना है, केवल 2 मंथ लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम जनवरी ले रहे हैं तो फरवरी लेंगे, या अगर जनवरी ले रहे हैं तो फिर मार्च लेंगे, तो मतलब 2 डिफरेंट मंथ हमारे पास होने चाहिए। तो ऐसे कितने तरीके से हम मंथ उठा सकते हैं, आप बोलोगे 12C2, 2 ही तो उठाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11/2, 6, इसकी वैल्यू होगी 66, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 66, ओके। आगे कह रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि उन जो चार डिफरेंट पर्सन है उनका बर्थडे 2 डिफरेंट मंथ में पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर
मतलब इनका या तो दो दो, अगर मान लो हमने एक मंथ हुआ, हमने एक मंथ लिया जनवरी, है ना, तो उनका दो लोगों का जनवरी में पड़े और नेक्स्ट का मार्च में पड़ जाए। हो जाए कि 3 का जनवरी में पड़ जाए, 1 का मार्च में पड़ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 का जनवरी में पड़ जाए और या तो 4 का मार्च में पड़ जाए, ये हमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है कि 2 डिफरेंट मंथ में हमें चाहिए इसका। ठीक है, तो हमने पहले मंथ सेलेक्ट कर लिया, 2 मंथ सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 66। अब हमें 2 मंथ में ये डिसाइड करना है कि 2 का बर्थडे एक मंथ में पड़े और 2 का नेक्स्ट मंथ में पड़े, और या तो दूसरी कंडीशन ये हमें करना है कि 3 पर्सन का जो बर्थडे है एक मंथ में पड़े और 1 का बर्थडे नेक्स्ट मंथ में पड़े। तो इसको कैसे करेंगे, 2 का बर्थडे एक मंथ में पड़ना है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16। इस 16 जो आ रहा है इसमें वो सारी पॉसिबिलिटी भी आ रही है कि एक मंथ में 4 का बर्थडे पड़ जाए और नेक्स्ट मंथ में 4 का बर्थडे पड़ जाए। तो ये जो हमारे पास जो हमें नहीं लेना है, ये 2 पॉसिबिलिटी हो रही हैं, तो हमें 16 में से ये 2 को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14। तो हमारे पास टोटल हमारा फेवरेबल वे क्या है, आप बोलोगे फेवरेबल जो वे है वो 66 इंटू क्या है, 14 है, बाय हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, 12 की पावर 4, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। चलो इसको 6 से काट दिया, 11 चला गया, 2 हो गया, 2 से काट दिया, ये 7 टाइम चला गया, तो आंसर क्या आ गया, 77 बाय, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 77 बाय 1728 हो गया, है ना। तो हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कि 4, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 अलग अलग लोग थे और हमें ये डिसाइड करना है कि उन सभी का बर्थडे जो है 2 कैलेंडर मंथ में पड़े, मतलब 2 महीने में पड़े। ऐसा नहीं है कि चारों का बर्थडे एक ही महीने में पड़ जाए। तो हमें ये डिसाइड करना है कि 2 पर्सन का अगर बर्थडे एक महीने में पड़ रहा है तो बाकी 2 का जो है किसी और महीने में पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 4 लोग हैं, रमेश, सुरेश, कमलेश और गौरव, ये 4 लोग हैं, तो रमेश और सुरेश का अगर बर्थडे जनवरी में पड़ रहा है तो हमें ये मेक श्योर करना है कमलेश और गौरव का बर्थडे जनवरी के अलावा किसी और मंथ में पड़ जाए। या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रमेश, सुरेश और कमलेश का बर्थडे अगर मार्च में पड़ रहा है तो गौरव का बर्थडे जो है ये फरवरी में पड़ जाए। लेकिन हमें ये नहीं मेक श्योर करना है कि रमेश, सुरेश, कमलेश और गौरव का बर्थडे जनवरी में पड़े या रमेश, सुरेश, कमलेश और गौरव का बर्थडे फरवरी में पड़े। ये हमें मेक श्योर करना है कि ये चारों का बर्थडे एक मंथ में ना पड़े। ठीक है, तो हमें अगर पहला कंडीशन ये लेना है, अगर इनका बर्थडे महीने ना पड़े तो इनका कितने वे बचेगा, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। और इसमें 2 ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिनमें इन दोनों का बर्थडे एक ही महीने में पड़ेगा, ऐसी 2 पॉसिबिलिटी होगी। तो 16 में हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 14। तो हमारा फेवरेबल वे कितना हो जाएगा, 14 इंटू 66 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वे कितना था, 12 की पावर 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 77 अपॉन 1728। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक बार फिर से आप इसको देखना, फिर से खुद से ट्राई करना, सॉल्व करने का हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ट्रायंगल हमारा है PQR, इसका थोड़ा सा PQR है, ठीक है। कह रहा पॉइंट X ऑन द PQ पे है, X पॉइंट कहाँ पे, PQ पे है। दूसरा कह रहा Y पॉइंट है PR पे, Y है PR पे। फिर कह रहा है कि XP की जो वैल्यू है वो 1.5 यूनिट है, XP की वैल्यू 1.5 यूनिट है, और XQ की यूनिट कितनी है, 6 है, और PY की जो वैल्यू है वो 2 है, और YR की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब बाकी 2 स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि QR का मतलब क्या हो गया, QR ये थर्ड साइड जो QR है वो इक्वल टू किसके बराबर है, 5XY के, XY के 5 टाइम्स के बराबर हो। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, इसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि PX अपॉन PQ इज इक्वल टू PY अपॉन PR, मतलब अगर हमारा ये वाला साइड PX अगर टोटल साइड PQ के
रेशियो का जो है, इन दोनों का जो रेशियो है अगर वो बराबर हो रहा है पी वाई के और पी आर के, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर। ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम देखते हैं, एक बार चेक करें क्या बराबर हो रहा है क्या। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है 1.5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, पी क्यू की वैल्यू है 6 + 1.5 कितना हो जाएगा 7.5। तो हो गया 7.5 इज इक्वल टू पी वाई की वैल्यू कितनी है 2 और पी आर की वैल्यू कितनी है 2 + 8 कितना हो गया 10। तो इन दोनों का रेशियो देखो बराबर हो रहा है क्या, 1.5 को अगर हम 5 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, ये कितना हो गया 1/5 और इसको करेंगे कितना हो जाएगा 1/5। तो कहने का मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई करे ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो सिंपल सी बात है, तो ये वाली साइड भी किसके बराबर होगी, XY/QR ये होगा। तो 1/5 किसके बराबर होगा, XY/QR। तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ XY, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अगर जब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो स्टेटमेंट 2 ऑलरेडी करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि PXY और PRQ ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल। तभी तो इनका जो रेशियो है वो बराबर हो रहा है। अगर सिमिलर नहीं होते ट्रायंगल तो इनका रेशियो बराबर होता ही नहीं। तो कहने का मतलब कि अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो स्टेटमेंट 2 ऑलरेडी ही करेक्ट था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कल फिर एक हम ले आएंगे पार्ट 4 लेके आएंगे इसी में, और परसों आपका एग्ज़ाम है। तो कल हम ट्राई करेंगे जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में, जो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, हम उस टाइप के क्वेश्चन लाने की करेंगे। अभी हमने पार्ट 3 तक हमने 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे हम सबको हमने लगभग कवर कर रखा है। आपको इस सीरीज को बार बार देखना है, पार्ट 1, 2, 3 को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। और सीमेंट में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेगा, तो ये मान के चलना ये क्वेश्चन आसान है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में, और इसी टाइप के एक और सीरीज लेके आएंगे। आफ्टर एग्जामिनेशन आपका GDPI का भी सेशन चलेगा, जो कि हमने पहले ही स्लाइड में हमने आपको बताया था। एग्ज़ाम के बाद आप हमारा जो है GDPI का जो है सेशन ले सकते हो। ये हमारे कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।